हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है पवित्र बाग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीट बायोलॉजी। बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। बच्चों, मॉर्निंग में जो है सेल चैप्टर चल रहा है मॉर्निंग 8 बजे, और इवनिंग में 8 बजे आपका सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन चल रहा है। तो दोनों ही चैप्टर साइमल्टेनियसली होगा। आपका ये 11th का चैप्टर है, नीट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो चलो आज का क्लास बिगिन करते हैं। पहला हम लोग करेंगे बच्चों इंट्रोडक्शन। ठीक है, इंट्रोडक्शन सेल साइकिल का। तो सेल साइकिल स्टार्ट करने से पहले हम लोगों को थोड़ा सा सेल के बारे में जानना होगा। ओके, तो एक बात बताओ, एक लिविंग सेल का क्या एग्जैक्ट प्रॉपर्टी होता है? ओके, क्या एग्जैक्ट प्रॉपर्टी होता है एक लिविंग सेल का? व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग सेल? हालांकि लिविंग सेल का कैरेक्टरिस्टिक देखा जाए तो देयर आर लॉट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक, जैसे ग्रोथ हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, एक्सक्रीशन हो गया, सर्कुलेशन हो गया, बहुत सारे वहां पे प्रॉपर्टीज है। ठीक है, तो इनमें से जो दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है दैट इज ग्रोथ एंड अनदर वन इज रिप्रोडक्शन। एक है आपका ग्रोथ, अनदर वन इज योर रिप्रोडक्शन। ओके, ये आपका फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स है सेल का। तो देखो, ग्रोथ का मतलब क्या है बच्चों? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रोथ? ओके, देखो मैं बताता हूं। ग्रोथ का मतलब है कोई भी सेल का increase in mass and number of individual by सेल डिवीजन। अगर सेल डिवीजन प्रोसेस के द्वारा अगर कोई चीज का अगर इंक्रीज हो रहा है मास एंड इंडिविजुअल का इंक्रीज हो रहा है, तो उसको हम सिंपली हम बोलेंगे ग्रोथ। अगर देखो यहाँ पे एक सेल है, मान लो इसका सेल डिवीजन हुआ, एक सेल से दो सेल बना, दो सेल से चार सेल बना, चार सेल से आठ सेल बना। इस तरह से सेल डिवीजन प्रोसेस में एक सेल दो, दो से चार, चार से आठ ऐसे बन रहा है, जिसके वजह से ऑब्वियस सी बात है इसका मास इंक्रीज होगा एंड इसका नंबर भी इंक्रीज होगा। राइट, समझ में आ गया? ओके, अगर मैं यहाँ पर रिप्रोडक्शन का बात करूं, अगर मैं रिप्रोडक्शन का बात करूं, तो रिप्रोडक्शन क्या है? रिप्रोडक्शन है अगर एक पेरेंट एक नया सेल देता है, ऑफस्प्रिंग बनाता है, तो इसको भी हम क्या बोलेंगे? रिप्रोडक्शन प्रोसेस बोलेंगे। तो देखो, रिप्रोडक्शन एंड ग्रोथ दोनों ही प्रोसेस कौन से प्रोसेस में होता है? सेल डिवीजन में प्रोसेस में होता है। कैसे, मैं बताता हूं। अगर मैं एग्जांपल लूं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का, एक एग्जांपल लेता हूं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। मैं मान लो लेता हूं बैक्टीरिया। ठीक है, एक बैक्टीरिया लेता हूं। बच्चों, बैक्टीरिया अपना रिप्रोडक्शन कैसे करता है? मान लो ये आपका बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया आपका सेल डिवीजन, बाइनरी फिजन के प्रोसेस से ये आपका एक सेल से दो सेल बनाता है। तो ये कौन सा प्रोसेस हुआ? सेल डिवीजन। ओके, सेल डिवीजन प्रोसेस हुआ। तो ये बैक्टीरिया के लिए ये जो सेल डिवीजन प्रोसेस है रिप्रोडक्शन है। बैक्टीरिया के लिए कौन सा प्रोसेस? रिप्रोडक्शन है। बट हम अगर ग्रोथ का डेफिनेशन देखेंगे, ग्रोथ भी कौन से प्रोसेस से हो रहा है? सेल डिवीजन प्रोसेस से हो रहा है। तो रिप्रोडक्शन भी यहाँ पे सेल डिवीजन प्रोसेस से हो रहा है। तो बैक्टीरिया के लिए, मेनली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के लिए, आपका ग्रोथ जो है वो ही रिप्रोडक्शन है। ग्रोथ इज इक्वल टू रिप्रोडक्शन। ठीक है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के रिप्रोडक्शन एंड ग्रोथ सेम चीज होता है। ओके, यहाँ पे और कुछ बातें बताना चाहूंगा आप लोगों को, जैसे कि देखो, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो या मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होता है बच्चों? मैं अगर बताना चाहूं तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आपका उसको बोलेंगे जो आपका सिंगल सेल से बना होगा। जो ऑर्गेनिज्म आपका सिंगल सेल से बना होगा उसको हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलेंगे। समझ में आ गया? ओके, अब देखो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का बात करूं तो, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का बात करूं तो ये मेनी सेल से, बहुत सारे सेल से जो ऑर्गेनिज्म बना है उसको हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलेंगे। अब बात ये समझने की कोशिश करो, सिंगल सेल आपका कितने सेल से पहले बना है? एक ही सेल से। मल्टी सेलुलर सेल ऑर्गेनिज्म जो है वो कितने सेल से पहले बना था? ओनली वन सेल से। अगर आपको पता हो
तो हमारा जो, मान लो हम एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, या कोई टाइगर एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, या एक हाथी आपका मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, वो कितने सेल से बनता है बच्चों, कितने सेल से बनता है? पहले जायगोट बनता है, जायगोट एक सिंगल सेल है, जायगोट आपका एक सिंगल सेल है, और इसी जायगोट का सेल डिवीजन होके, इसी जायगोट का सेल डिवीजन होके ये एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट होता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है बच्चों, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो या मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, सारा का सारा बच्चों एक सेल पहले बनते हैं, फिर वो सेल डिवीजन प्रोसेस से अपना मास, अपना रिप्रोडक्शन करके अपना जनरेशन बढ़ाते हैं और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म भी बनते हैं। आई होप इतना बातें आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ओके, और एक बात बताना चाहूंगा, जैसे कि देखो, लिसन, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम है रुडोल्फ विर्चो। क्या नाम है उनका? रुडोल्फ विर्चो, ठीक है। रुडोल्फ विर्चो ने 1855 में एक बात बोला था, एक स्टेटमेंट दिए थे, जो स्टेटमेंट था ओमनिस सेलुला ई सेलुला। और ये सेंटेंस बोलते ही उन्होंने, वो साइंटिस्ट रुडोल्फ विर्चो बहुत ही फेमस हो गए थे। इसका मतलब क्या है? ओमनी सेलुला ई सेलुला का मतलब क्या है बच्चों? इसका मतलब होता है न्यू सेल और अराइजेस फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। मतलब पहले से एक सेल है, उसके बाद आपका एक वही पहले वाला सेल से आपका नया सेल बनता है बाय द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन। तो लिख दूं इसका मतलब क्या है? न्यू सेल आर arise from pre-existing cell by cell division। कौन से प्रोसेस में होता है? सेल डिवीजन प्रोसेस से नया सेल बनता है। देखो यहाँ पे देखो, मान लो ये आपका एक सेल है, ये आपका सेल डिवीजन होगा, एक सेल से दो सेल बनेगा सेल डिवीजन प्रोसेस से, और आपका दो नया सेल बनेगा। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सेल डिवीजन। क्या बोलेंगे इसको? सेल डिवीजन। ओके, तो अगर हम सेल डिवीजन को डिफाइन करने की कोशिश करेंगे तो क्या मतलब है सेल डिवीजन का? देखो, व्हाट इज सेल डिवीजन, यहाँ पे क्वेश्चन है, तो सेल डिवीजन का आंसर भी यहाँ पे है। देखो, सेल डिवीजन का प्रोसेस है, मतलब इट इज द प्रोसेस बाय व्हिच अ पेरेंट सेल डिवाइड्स इनटू टू और मोर डॉटर सेल। अगर मान लो ये आपका एक सेल है, प्री एग्जिस्टिंग सेल है, जिसको मैं बोल रहा हूँ पेरेंट सेल, ये पेरेंट सेल क्या होगा? डिवाइड होगा, डिवाइड होगा दो या दो से भी ज्यादा सेल में। इसको हम क्या बोलेंगे? डॉटर सेल बोलेंगे, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? सेल डिवीजन बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? सेल डिवीजन बोलेंगे, ठीक है। अब देखो, ये जो दोनों डॉटर सेल बना है, दो डॉटर सेल बना है, ये दोनों ही डॉटर सेल एक दूसरे से सेम होंगे। ये इंपॉर्टेंट बात है, याद रखने का वाला बात है। दोनों टू डॉटर सेल्स आर आइडेंटिकल टू ईच अदर, एक दूसरे से आइडेंटिकल होंगे, आइडेंटिकल टू ईच अदर। ओके, आइडेंटिकल टू ईच अदर। ओके, वन मोर इंपॉर्टेंट बात, ये जो सेल नया बने हैं, न्यू सेल, अपने पेरेंट के साथ भी आइडेंटिकल होंगे। सो टू डॉटर सेल्स आर आइडेंटिकल टू पेरेंट ऑल्सो। ठीक है, समझ में आ रहा है? ओके, इतना बात समझ में आ गया तो आगे चले। तो देखो बच्चों, मैं कुछ बताना चाहूंगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, जो अब तक हमने पढ़ा है, जो अब तक सीखा है हमने, यहाँ पे क्या हो रहा है? देखो सुनो, एक पेरेंट सेल है बच्चों, पेरेंट सेल, ठीक है। पेरेंट सेल क्या हो रहा है? ये डिवाइड करके सेल डिवीजन प्रोसेस में जाकर क्या कर रहा है? आपको दो डॉटर सेल बना रहा है, टू डॉटर सेल दे रहा है ना, दो डॉटर सेल दे रहा है, ठीक है। टू डॉटर सेल, ये डॉटर सेल आपका ग्रो कर रहा है, ग्रो करेगा, बड़ा होगा। ग्रो करेगा मतलब कैसे? साइज में ग्रो करेगा, ठीक है। साइज में ग्रो करने के बाद ये मैच्योर हो रहा है, ये सेल आपका मैच्योर हो रहा है। मैच्योर होने के बाद ये फिर से डिवाइड हो रहा है, अगेन डिवाइड कर रहा है, राइट, अगेन डिवाइड कर रहा है। अगेन जब डिवाइड कर रहा है तो क्या हो रहा है? फिर से ये दो डॉटर सेल दे रहा है। क्या दे रहा है? टू डॉटर सेल दे रहा है। तो अगर देखा जाए तो हमारा सेल ना साइक्लिक वे में हो रहा है,
मतलब यहाँ से ऐसे साइक्लिक वे में ये चल रहा है। इस प्रोसेस को सेल ग्रो करना, सेल मैच्योर होना, सेल डिवाइड होना, फिर सेल डिवाइड होकर नया सेल जो बन रहा है फिर वो ग्रो होना, फिर मैच्योर होना, फिर डिवाइड होना, एक तरह का सेल साइकिल है बच्चों। ये क्या है? सेल साइकिल है। ओके, तो ये जो भी प्रोसेस है ये बच्चों क्या होता है, दिस प्रोसेस कंटिन्यू होता रहता है। ठीक है, अगर सिंगल सेल है तो सिंगल सेल से आपका मिलियंस ऑफ सेल बनेगा। ठीक है, अगर मान लो एक सिंगल सेल था वो डिवीजन होके सेल डिवाइड होके बार बार सेल डिवीजन होते होते क्या होगा, मिलियंस ऑफ सेल में कन्वर्ट होगा। राइट, मिलियंस ऑफ सेल जब बना, यहाँ से मिलियंस ऑफ सेल मिलकर एक बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म बनाएंगे, बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म बनाएंगे। हम जो बने हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है, हम हमारे बॉडी में ट्रिलियंस ऑफ सेल्स है, ह्यूमन बीइंग में ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं। तो ये ट्रिलियंस ऑफ सेल्स आया कहाँ से? सिर्फ एक ही सिंगल सेल से आया है और जिसको हम बोलते हैं जाइगोट। राइट, अभी अभी मैंने बताया था। तो ये जाइगोट बार बार सेल डिवाइड होके मिलियंस ऑफ सेल्स बन रहा है और उसी मिलियंस ऑफ सेल से हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बन रहे हैं। समझ में आ गया? ओके, तो यहाँ पे ये पता चलता है कि एक पर्टिकुलर सेल होता है, वो सेल से आपका मेनी सेल बनता है। इतना बात समझ में आ रहा है? तो मान लो मैं अगर बोलना चाहूँ आप लोग को, मान लो ये आपका एक पेरेंट सेल है। ठीक है, मान लो आपका ये पेरेंट सेल है, ये पेरेंट सेल डिवाइड हो रहा है। क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है और दो डॉटर सेल दे रहा है, 2 डॉटर सेल। ठीक है, 2 डॉटर सेल दे रहा है। ओके, अब समझो ये जो दो डॉटर सेल बन रहा है, पेरेंट सेल से 2 डॉटर सेल बन रहा है, मतलब सेल देखा, सेल डिवीजन हो गया। क्या ऐसे सिंपली सेल डिवाइड हो जा रहा होगा? नहीं बच्चों, पेरेंट सेल से दो डॉटर सेल बनने के बीच में there are lot of phases, many phases in between the parent cell and 2 daughter cell। तो उसी के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग स्टडी करेंगे। ओके, थोड़ा सा वेट करो बच्चों, थोड़ा सा माइक नहीं लगाया है। ओके, सही से सुनाई दे रहा होगा कि नहीं पता नहीं। ओके, लेट मी वेयर इट। ओके, समझ में आ गया? तो ये कौन कौन से फेजेस है, क्या है, इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे आज। ठीक है, जनरली हम सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन के बारे में बात करेंगे। ओके, क्लियर है? ओके, अब आते हैं बच्चों सेल साइकिल के पास। क्या मतलब है सेल साइकिल का? देखो, लिसन, सेल साइकिल आपका एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट होता है, मतलब एक के बाद एक के बाद एक के बाद स्टेप वाइज चीजें होता है। सेल डिवीजन प्रोसेस में चीजें जो है स्टेप वाइज होता है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ सेल साइकिल हैव द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, राइट। ओके, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स में क्या होता है? पहला स्टेप अगर बात करूं, पहला जो चीज होता है सेल साइकिल में, यहाँ पे जो आपका सेल डिवाइड होने वाला होगा वो पहले क्या करता है, अपना जीनोम, अपना जीन को डबल करता है। ठीक है, सेल डुप्लीकेट्स इट्स जीनोम। जीनोम मतलब यहाँ पे बात हो रहा है आपका डीएनए का। किसका बात हो रहा है? डीएनए का। अब देखो डीएनए मतलब ऐसा डीएनए कुछ होगा तो ये डीएनए क्या होगा, ऐसे डिवाइड हो जाएगा, डबल हो जाएगा। ठीक है, डीएनए क्या होगा बच्चों? डबल होगा, सिंपल सा बात है, पहला बात। उसके बाद जो सेल के अंदर अदर चीजें होगा, ऑर्गेनेल्स वगैरह, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, या अगर प्लांट में हो तो क्लोरोप्लास्ट हो गया, गोल्गी बॉडी हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, ये सारा का सारा चीजें बच्चों ये क्या होगा? डबल होगा। ठीक है, सिंथेसाइज अदर कॉन्स्टिट्यूएंट, बाकी सारी चीजें भी आपका डबल होगा। ओके, सुनो, अब मैं ये जो डबल होगा, डीएनए डबल हुआ, ऑर्गेनेल्स डबल होगा, इसका क्या जरूरत है बच्चों? आप लोग देखो, मान लो आपके फैमिली में पापा का जायदाद को बंटवारा हो रहा है, तो 2 बच्चे हैं, मान लो 2 बच्चे के बीच में अगर बंटवारा हो रहा है, ठीक है, तो क्या एक बच्चे को ज़्यादा एक बच्चे को कम दिया जाएगा? ऐसा तो है नहीं, दोनों को समान समान दिया जाएगा, है कि नहीं? तो इसीलिए हमारा सेल भी क्या करता है, अपना सारे चीज़ों को डबल करता है, अपने सारे चीज़ों को डबल करता है। देखो उसके पास न्यूक्लियस एक है, तो न्यूक्लियस एक को कैसे आधा आधा बांटेगा क्या? ऐसा नहीं, न्यूक्लियस को डबल करेगा। एक न्यूक्लियस को एक डॉटर सेल में
दूसरा न्यूक्लियस को और एक डॉटर सेल के पास भेज देगा। इसी तरह से वो सारे चीज़ों को डबल करेगा और 2 डॉटर सेल में डिवाइड करेगा इक्वली। ओके, जब आपका सेल जीनोम को डुप्लीकेट कर दिया और बाकी सारे चीज़ों को डुप्लीकेट कर देगा तो इवेंचुअली क्या हो जाएगा, सेल विल डिवाइड। तो मैं लिख देता हूँ, इवेंचुअली सेल divides into 2 डॉटर सेल, 2 डॉटर सेल में डिवाइड हो जाएगा। समझ में आ गया? ओके, अब देखो यहाँ पे आप लोगों को डीएनए डबल दिख रहा होगा। मैं यहाँ पे एक इमेज फिगर के द्वारा आप लोगों को समझाना चाहूँगा कि डीएनए कैसे एक्चुअली डबल होता है। यहाँ पे आप लोगों को एक दिख रहा होगा डीएनए का स्ट्रक्चर। ये आपका जनरली क्या है, डीएनए है बच्चों। क्या है ये, डीएनए है। ये डीएनए देखोगे अगर ऐसा डीएनए है और यहाँ पे एक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा इस तरह से, यहाँ पे एक डीएनए बन रहा है, यहाँ पे एक डीएनए, ये पार्ट एक डीएनए बन रहा है, ये पार्ट एक डीएनए बन रहा है। तो एक डीएनए से 2 डीएनए 1 और 2 डबल हो रहा है। ये एक प्रोसेस दिखा रहा है आपका डीएनए रेप्लिकेशन का। जब बच्चों डीएनए खुद डीएनए को बनाता है तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं डीएनए रेप्लिकेशन। और डीएनए रेप्लिकेशन में होता क्या है, डीएनए का डबल होता है। अमाउंट ऑफ डीएनए विल गेट्स डबल्ड, राइट? ओके, तो सेल साइकिल प्रोसेस का मीनिंग क्या है, अब यहाँ पे देख लो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेल साइकिल? द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स बाय व्हिच ए सेल डुप्लीकेट्स इट्स जीनोम, synthesizes the other constituent of the cell and eventually divides into 2 daughter cells is termed as cell cycle। समझ में आ गया? सेल साइकिल आपका एक इवेंट ऑफ सीक्वेंस ऑफ इवेंट है जहाँ पे आपका सेल डुप्लीकेट करेगा जीनोम को, फिर क्या करेगा, सिंथेसाइज करेगा सारे ऑर्गेनेल्स को, उसके बाद ये इवेंचुअली डिवाइड हो जाता है 2 डॉटर सेल में, जिसको हम सेल साइकिल बोलते हैं। सिंपल सा बात है, चलो आगे चलते हैं। ओके, अब हम आएंगे, सीखेंगे फेजेस ऑफ सेल साइकिल। देखो मैंने बोला था सेल डिवीजन, एक पेरेंट सेल होता है, पेरेंट सेल से आपका 2 डॉटर सेल बनता है। ये पेरेंट सेल टू जब डॉटर सेल बनता है, इनके बीच में बहुत सारे फेजेस आते हैं, मेनी फेजेस आर देयर। तो क्या क्या फेजेस है उसके बारे में हम बात करेंगे, राइट? तो फेजेस ऑफ साइकिल में बच्चों मैं अगर आपको बोलूं तो फेजेस ऑफ सेल साइकिल आपका 2 टोटली ब्रॉडली 2 पार्ट में डिवाइडेड है, 2 फेज में डिवाइडेड है। एक है आपका इंटरफेज, एक है आपका इंटरफेज, दूसरा है आपका एम फेज, ठीक है? एम फेज को हम माइटोटिक फेज भी बोलते हैं, माइटोटिक फेज भी बोलते हैं। तो हमारे पास 2 फेज है बच्चों, इंटरफेज एंड अदर वन इज माइटोटिक फेज। अब देखो इंटरफेज एंड माइटोटिक फेज में क्या डिफरेंस है। पहला मैं बता दूं, इंटरफेज जो होता है उसमें सेल अपना प्रिपरेशन करता है माइटोसिस के लिए, सेल डिवीजन के लिए। समझ में आ रहा है? तो इंटरफेज जो है आपका प्रिपरेटरी फेज है, दिस इज द प्रिपरेटरी फेज। यहां पे आपका इंटरफेज में सेल डिवाइड नहीं होता, 1 से 2 सेल में डिवाइड नहीं होता है बच्चों। ओके, तो एक्चुअल डिवीजन कहां पे होता है, एम फेज में एक्चुअल डिवीजन होता है। एक्चुअल डिवीजन अगर मैं बोलूं आप लोगों को, जैसे कि मतलब आप लोग अभी पढ़ाई कर रहे हो तो आप प्रिपरेशन कर रहे हो, जब कॉलेजेस में होते तो वहाँ पे यूनिट टेस्ट, मंथली टेस्ट, टेस्ट सीरीज देते हो। टेस्ट सीरीज क्या है, आपका फाइनल टेस्ट नहीं है नीट का, ठीक है? वो टेस्ट है आपका प्रिपरेशन के लिए। तो वो टेस्ट जो देते हो कॉलेजेस में, दैट इज योर इंटरफेज, दैट इज योर इंटरफेज, और यू कैन से प्रिपरेटरी फेज, वहाँ पे आप प्रिपरेशन कर रहे हो। लेकिन फाइनल एग्जाम कब है, फाइनल एग्जाम कब है आपका, अप्रैल में या मई में होता है नीट का एग्जाम, ठीक है? तो वही एक्चुअल डिवीजन कहाँ पे होता है आपका, एम फेज में होता है, बट प्रिपरेशन कहाँ पे होता है आपका, इंटरफेज में प्रिपरेशन होता है, ठीक है? प्रिपरेटरी फेज बोल दिया। ओके, इंटरफेज में क्या होता है बच्चों, सेल जो होता है अपना ऑर्गेनेल्स और अपना डीएनए को डबल करता है, ठीक है? यहां पे मैं लिख देता हूं, सेल डुप्लीकेट्स इट्स ऑर्गेनेल, ओके, ऑर्गेनेल्स एंड डीएनए। ये क्या करेगा, अपना डीएनए एंड ऑर्गेनेल्स को
इंटरफेज में क्या करेगा, डुप्लीकेट करेगा। तो ये जो डुप्लीकेट हो रहा है सारा का सारा ऑर्गेनेल्स, ये सब यूज होने वाला है कहाँ पे, एम फेज में। सो जितने भी चीजें डबल हुआ दैट विल बी गोइंग टू यूटिलाइजेस और यूटिलाइज द constituents formed during इंटरफेज। इंटरफेज में जितना भी चीजें बना है सारा का यूज कौन करेगा, एम फेज। ओके, यहाँ पे और एक इंपॉर्टेंट सवाल आता है, वो सवाल है इंटरफेज एंड एम फेज के बीच में कौन सा फेज ज़्यादा टाइम लेता है। तो उसका आंसर है इंटरफेज आपका ज़्यादा टाइम लेता है एज कम्पेयर टू द एम फेज। तो इंटरफेज का जो टाइम ड्यूरेशन होता है बच्चों, कोई भी सेल ले लो, मतलब मान लो कोई भी सेल है, अगर वो जितना भी टाइम ले रहा है उसका 95% टाइम जो है इंटरफेज लेता है, और जो 5% टाइम रहा दैट विल बी टेकन बाय एम फेज, राइट। एम फेज का टाइम लगता है 5% और आपका इंटरफेज लगता है 95%, राइट। ओके, आई होप इतना बातें क्लियर है। ओके, अब देखो बच्चों फेजेस ऑफ सेल साइकिल जो हम बात कर रहे हैं, सुनो ये पढ़ेंगे सारा, इंटरफेज पढ़ेंगे, एम फेज पढ़ेंगे, सारा कुछ चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। उससे पहले मैं कुछ चीज़ें बताता हूँ। देखो ये जो आपका सेल साइकिल है, सेल साइकिल में जितना भी चीज़ें हो रहा है, डीएनए डबल होना, सेल डिवाइड होना, सारा का सारा चीज़ें किसके वजह से हो रहा है, जेनेटिक कंट्रोल की वजह से हो रहा है। क्योंकि जेनेटिक कंट्रोल ही आपका मतलब डिसाइड करता है कि कौन सा जेनेटिक प्रोडक्ट बनेगा, स्पेसिफिक कौन सा प्रोटीन बनेगा, कौन सा आरएनए बनेगा, दैट इज डिस्क्राइब्ड और डिसाइडेड बाय योर जेनेटिक कंट्रोल। सो सेल साइकिल जो प्रोसेस है ओवरऑली जेनेटिक कंट्रोल से चलता है। चलो आगे चलते हैं। ओके, अब आते हैं हम बच्चों फेजेस ऑफ साइकिल। फेजेस ऑफ साइकिल पढ़ने से पहले मैं और कुछ चीजें यहाँ पे बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है। जैसे कि मैं बताऊंगा ह्यूमन सेल को डिवाइड होने के लिए 24 आवर लगता है, ठीक उसी तरह से डिफरेंट सेल को, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म को डिवाइड करने के लिए डिफरेंट टाइम लगता है। ह्यूमन सेल को लगा 24 आवर्स, इस सेल को लगता है बच्चों 90 मिनट। एक कंप्लीट सेल साइकिल करने के लिए कितना टाइम लगता है, 90 मिनट लगता है, राइट। ये दोनों पॉइंट याद रख लेना। ये आपका ईस्ट का स्ट्रक्चर दिखाया गया है यहाँ पे। ओके, इंटरफेज। अब आते हैं हम लोग बच्चों इंटरफेज के पास। इंटरफेज को हम अभी डिटेल स्टडी करेंगे। इंटरफेज रिप्रेजेंट द फेज बिटवीन टू सक्सेसिव एम फेज। क्या मतलब है इसका, देखो यहाँ पे देखो बच्चों, ये एक साइकिल है, यहाँ से स्टार्ट करो और यहाँ तक लाओ, ये आपका इंटरफेज है। क्या है ये, इंटरफेज है, राइट। समझ में आ रहा है। और इतना ये जो है ये आपका एम फेज है, ठीक है। तो अगर मान लो अगर एम फेज से स्टार्ट हुआ इंटरफेज, एम फेज पहला एम फेज हुआ, ये एम फेज से स्टार्ट हुआ इंटरफेज, इंटरफेज स्टार्ट हुआ फिर खत्म हुआ कहाँ पे, एम फेज। तो 2 बार जब एम फेज हो रहा है आपका इंटरफेज 1 बार हो रहा है। समझ में आ रहा है। सो इंटरफेज रिप्रेजेंट्स द फेज बिटवीन टू सक्सेसिव एम फेज, राइट। ये आपका इतना जो दिखा रहा है ये इंटरफेज है, राइट। ओके, यहाँ पे और कुछ चीजें देखो। इन ह्यूमन सेल डिवीजन अकर्स वंस इन एवरी 24 आवर। हर 24 घंटे में एक बार ह्यूमन सेल में सेल डिवीजन होता है। ओके, देखो बट इनमें से इंटरफेज जो है, इंटरफेज आपका लेता है, इंटरफेज 23 आवर्स लगता है। आपका ह्यूमन सेल का बात कर रहा हूं, ह्यूमन सेल। ओके, बट जो सेल डिवीजन जो एम फेज है, जो इंपोर्टेंट फेज है, दैट टेक्स 1 आवर्स टू कंप्लीट, राइट। ओके, यहां पे लिखा भी है देखो, इंटरफेज टेक 95% ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल। ओके ओके, अब हमने इंटरफेज के बारे में बात कर लिया, अब थोड़ा बात करेंगे एम फेज के बारे में। एम फेज क्या होता है। एम फेज बच्चों सबसे पहले स्टार्ट होता है न्यूक्लियर डिवीजन, मतलब न्यूक्लियस का डिवीजन। ओके, न्यूक्लियस का डिवीजन के साथ,
न्यूक्लियस का डिवीजन होगा, एक न्यूक्लियस से 2 न्यूक्लियस होगा। फिर उसके बाद क्या होता है देखो, सेपारेशन ऑफ डॉटर क्रोमोजोम, मतलब न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमोजोम होता है बच्चों, ये क्रोमोजोम डबल ऐसे क्रोमोजोम हो, मतलब डबल क्रोमोजोम नहीं, इस क्रोमोजोम का ऐसे सेपरेट होगा। मतलब ये इसमें देखो, सॉरी, इसमें देखो 2 क्रोमाटिड है, 2 क्रोमाटिड, 2 सिस्टर क्रोमाटिड है। ये 2 सिस्टर क्रोमाटिड क्या करेंगे बच्चों, ये डिवाइड होंगे, ऐसे सेपरेट होंगे। सो सेपरेशन ऑफ डॉटर क्रोमोजोम को हम बोलेंगे कैरियोकाइनेसिस। क्या प्रोसेस है, कैरियोकाइनेसिस का सेपरेशन होगा। ओके, अब देखो क्रोमोजोम सेपरेट हो गया, क्रोमोजोम सेपरेट होने के बाद वहां पे जो सेल है वो सेल डिवाइड होगा। साइटोकाइनेसिस का मतलब है बच्चों सेल डिवीजन। ये आपका सिंपली मैं क्या बता रहा हूं बच्चों, इसको मैं आपको सिंपली ओवरव्यू बता रहा हूं, ठीक है, ओवरऑल प्रोसेस बता रहा हूं कैसे होता है एम फेज में। साइटोकाइनेसिस होने के बाद आपका फाइनली 2 डॉटर सेल मिलेंगे। राइट, क्लियर है, चलो आगे चलते हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे इंटरफेज का सारा चीजें। ओके, इंटरफेज के बारे में हम लोग अभी तक क्या पढ़े हैं, इंटरफेज ये है, दिस इज द टाइम ड्यूरिंग विच द सेल इज प्रिपेयरिंग फॉर डिवीजन। ओके, यहाँ पे देखो प्रिपरेशन होता है इंटरफेज में, बाय अंडरगोइंग बोथ सेल ग्रोथ होता है प्लस डीएनए रेप्लिकेशन होता है। इंटरफेज में आपका सेल ग्रोथ होगा, डीएनए रेप्लिकेशन होगा, और वो ऑर्डरली होगा, ऑर्डर मैनर में होगा, इसको इंटरफेज बोलते हैं। क्लियर है? Okay, just let me erase this. Okay, look, the interphase is a phase of non apparent division of cell. इसका क्या मतलब है, look, the interphase is divided into 3 further phase. इंटरफेज को आप फर्दर 3 फेज में डिवाइड करते हो। पहला है आपका G1 फेज और यू कैन से गैप फेज, यहाँ पे देख सकते हो G1 फेज है। दूसरा फेज क्या है, एस फेज और सिंथेसिस फेज बोल सकते हो, यहाँ पे देखो एस फेज दिख रहा होगा आप लोगों को। फिर आपका लास्ट में आता है G2 फेज, जिसको आप गैप 2 फेज बोलते हो, और यहाँ पे आपको मिल जाएगा G2। तो मैं अगर इसको सिंपली समझाने की कोशिश करूँ बच्चों, आपका जो सेल साइकिल है बच्चों, सेल आप लोग बोल रहे हो कि सेल साइकिल, तो मान लो हम इसको एक साइकिल में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। सेल साइकिल में आपका 2 फेज आता है, एक इंटरफेज आता है, एक आपका एम फेज आता है, राइट। तो इनमें से इंटरफेज मान लो इतना हो गया एम फेज, क्योंकि एम फेज जो होता है आपको कितना टाइम लगता है, 5% लगता है, ठीक है। और बचा क्या, इंटरफेज, इंटरफेज आपको लगता है 95%। तो 95% क्या है, ये इंटरफेज 3 में डिवाइडेड, 3 और फेज में डिवाइडेड है, एक है G1 फेज, एक है एस फेज और एक आपका G2। तो ये हो गया आपका G1 फेज मान लो, ये हो गया आपका एस फेज मान लो, ये हो गया आपका G2 फेज। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका ये इंटरफेज है। क्लियर है इतना बातें? ओके, अब बच्चों हम लोग ना एक एक फेज को, G1 फेज को, एस फेज को, G2 फेज को एक एक करके हम लोग इसको स्टडी करेंगे, राइट। तो पहला देखेंगे जी फेज, सॉरी जी फेज तो नहीं, G1 फेज। व्हाट इज G1 फेज बच्चों? G1 फेज उसको बोलेंगे, देखो G1 फेज करस्पॉन्ड्स टू द इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। इसका क्या मतलब है बच्चों, हमने जो साइकिल देखा था, यहाँ पे आपका एम फेज था, राइट। एम फेज के बाद क्या था, G1 फेज था, फिर आपके एस फेज था, फिर था आपका G2 फेज। समझ में आ रहा है, एम, G1, एस एंड G2 था। तो G1 क्या होना चाहिए, G1 इज इंटरवल बिटवीन एम फेज एंड एस फेज होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है देखो, G1 फेज करस्पॉन्ड टू द इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन बोला है। तो इसका मतलब ये है बच्चों, एम फेज को हम माइटोसिस बोलेंगे और माइटोसिस फेज बोलेंगे और माइटोटिक फेज बोलेंगे, और एस फेज में आपका डीएनए रेप्लिकेशन होता होगा। क्या होता होगा, डीएनए रेप्लिकेशन। और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए डबल होना, एक डीएनए से 2 डीएनए बनना, इसको हम बोलेंगे डीएनए रेप्लिकेशन। क्या बोलेंगे बच्चों, इसको डीएनए रेप्लिकेशन बोलेंगे। सो G1 फेज आपका
दो फेज के बीच में रहता है, एक आपका एम फेज है, एक आपका है एस फेज। क्लियर? ओके। अब बच्चों मैं G1 फेज को आपको डिटेली समझाऊंगा। G1 फेज, G1 फेज है क्या? पहले मैं बता दूं, ये आपका इंटरवल बिटवीन, दिस इज द इंटरवल बिटवीन एम फेज, जहां पे आपका एक्चुअल सेल डिवीजन होता है, एक्चुअल सेल डिवीजन होता है, जिसको हम माइटोसिस बोल सकते हैं, ठीक है। एंड इंटरवल बिटवीन एम फेज एंड एस फेज। एस फेज में क्या होता है? डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, एक डीएनए आपका डबल हो जाता है रेप्लिकेशन में, ठीक है। तो मान लो आपका ये आपका एम फेज, ये आपका एस, ये आपका G1, ये आपका G2। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं अभी? G1 फेज में पढ़ रहे हैं, राइट? ओके। अब देखो और क्या होता है यहाँ पे चीजें। देखो बच्चों, G1 फेज में हालांकि आपका सेल तो डिवाइड नहीं करता है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे चीजें होता है, सिंथेसाइज होता है चीजें। सिंथेसाइज क्या क्या चीजें होता है? सिंथेसाइज ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स क्या है? न्यूक्लियोटाइड्स वो चीज़ है जो डीएनए को बनाता है, आरएनए को बनाता है, ठीक है। सिंथेसाइज ऑफ न्यूक्लियोटाइड होता है G1 फेज में। यहाँ पे एटीपी का सिंथेसिस होता है, आरएनए का सिंथेसिस होता है बच्चों, प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, ठीक है। उसके साथ एमिनो एसिड का सिंथेसिस होता है, ठीक है। सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स विच आर सिंथेसाइजिंग इन द G1 फेज। तो बच्चों हो ना हो, G1 फेज में क्या हो रहा है? बहुत सारे केमिकल रिएक्शन हो रहा है, सिंथेसाइज हो रहा है चीज़ें, तो केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो इसीलिए G1 फेज को बोला जाता है कि ये जो फेज है आपका मेटाबॉलिकली बहुत ही एक्टिव होता है। समझ में आ रहा है? G1 फेज इज मेटाबॉलिकली एक्टिव, बहुत सारे चीज़ें यहाँ पे बनता रहता है, ठीक है, मेटाबॉलिकली एक्टिव। अब देखो बच्चों, इतना सारे चीज़ें बन रहा है, प्रोटीन बन रहा है, एमिनो एसिड बन रहा है, तो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है, जो सेल जो है बच्चों ये ग्रो हो रहा होगा, है कि नहीं? सेल जो है ग्रो होता है, बट यहाँ पे सेल डिवीजन नहीं होता। सेल कैसे ग्रो करता है? सेल ग्रो इन साइज, कंटिन्यूअसली ग्रो होता रहता है बच्चों, कंटिन्यूअसली ये ग्रो करता रहता है। मतलब एक छोटा सा सेल अगर मान लो है, तो ये बड़ा साइज में बड़ा होता रहेगा, क्योंकि साइज में बड़ा होगा तो आगे जाकर डिवाइड कर पाएगा। समझ में आ रहा है? और एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे आप लोग को याद रखना होगा, यहाँ पे बच्चों डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होता है। पूछेगा क्वेश्चन ये, डीएनए रेप्लिकेशन होता है क्या बोल के, लेकिन आपका आंसर होना चाहिए, जवाब होना चाहिए कि डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होता है G1 फेज में। समझ में आ गया बच्चों? समझ में आ गया? ओके। और यहाँ पे और एक इंपॉर्टेंट बात, मोस्ट ऑफ द सेल ऑर्गेनेल, हमारे सेल में जितना भी सेल ऑर्गेनेल होता है उनमें से मैक्सिमम सेल ऑर्गेनेल आपका G1 फेज में डबल हो जाता है। मोस्ट ऑफ द सेल ऑर्गेनेल्स डुप्लीकेट्स, ओके, मोस्ट ऑफ द सेल ऑर्गेनेल डुप्लीकेट्स। अगर मान लो कोई सेल, इफ ए सेल, अगर कोई सेल डिवाइड होता है फ्रीक्वेंटली, जल्दी जल्दी डिवाइड हो रहा है, इफ ए सेल डिवाइड फ्रीक्वेंटली, देन G1 जो फेज है वो छोटा कम टाइम में हो जाता है, सो G1 विल बी शॉर्टर। अगर इफ ए सेल, अगर एक सेल आपका डजंट डिवाइड फ्रीक्वेंटली, अगर फ्रीक्वेंटली डिवाइड नहीं हो रहा तो G1 थोड़ा लंबा टाइम लेता है, तो ये G1 विल बी लंगर। क्लियर है? ये आपका G1 फेज के बारे में। इतना अगर G1 फेज के बारे में पढ़ लिए बच्चों, तो एवरीथिंग विल बी फाइन, मतलब सारे क्वेश्चन, जितना भी क्वेश्चन आएगा आपका G1 फेज से आप कर लोगे, ठीक है। आगे चले फिर, ठीक है। अब आते हैं बच्चों, जानते हैं व्हाट इज एस फेज। G1 फेज के बाद आता है आपका एस फेज। तो व्हाट इज एस फेज? एस फेज है बच्चों जिसको हम एस मतलब हम यहाँ पे बोल सकते हैं सिंथेसिस फेज, ठीक है, एस फॉर सिंथेसिस। सो एस फेज मतलब सिंथेसिस फेज हो गया। सिंथेसिस मतलब किस चीज का सिंथेसिस होना है, ये हमें जानना है बच्चों। एस और सिंथेसिस फेज मार्क्स द पीरियड ड्यूरिंग विच
डीएनए सिंथेसिस अकर, ठीक है, डीएनए का डबल होगा। डीएनए सिंथेसिस बोल सकते हो या डीएनए रेप्लिकेशन बोल सकते हो, मतलब डीएनए आपका यहाँ से ऐसे डबल हो जाएगा। समझ में आ रहा है? इतना बातें समझ में आ गया? चलो आगे चलो। देखो मैं कुछ चीज़ें यहाँ पे समझाना चाहता हूँ। देखो डीएनए एंड क्रोमोसोम, डीएनए एंड क्रोमोसोम ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं बच्चों। एस फेज में आपका डीएनए तो डबल होगा, डीएनए तो डबल होगा, लेकिन क्रोमोसोम विल रिमेन सेम, क्रोमोसोम नंबर कभी भी नहीं चेंज होगा। क्यों ऐसा है बच्चों? एक ह्यूमन बींग्स क्या है, ह्यूमन बींग का जो सेल होता है डिप्लॉयड सेल होता है, राइट। तो डिप्लॉयड सेल है मतलब क्या है, यहाँ पे 46 क्रोमोसोम है। कितना? 46 क्रोमोसोम, जिसको हम एन में अगर डिफाइन करेंगे तो 2n होता है, 2n। तो पेयर में अगर देखेंगे तो 2n 23 पेयर होता है, ठीक है। तो ऐसा कभी भी नहीं होता है कि ह्यूमन का सेल का जो डिप्लॉयड है क्वाड्रिप्लॉयड नहीं हो जाता है, क्वाड्राट नहीं हो जाता है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है ना? पॉलीप्लॉयड ही नहीं होता है। तो डीएनए का अमाउंट जितना भी डबल हो जाए, क्रोमोसोम का नंबर हमेशा 2n ही रहेगा, 46 ही रहेगा, 23 पेयर ही रहेगा। 46 से आपका 92 नहीं हो जाएगा, 23 पेयर से आपका 46 पेयर नहीं हो जाएगा। क्रोमोसोम नंबर विल रिमेन सेम ऑलवेज, दैट इज 46। इसको समझाने के लिए मैं आपको एक चीज़ें बताता हूँ, ठीक है। देखो मान लो ये आपका डीएनए है, मान लो आपका ये डीएनए है। आप लोग जानते हो डीएनए जो है ऐसे कॉइल फॉर्म में रहता है। जब ये कॉइल फॉर्म में रहता है बच्चों, इसके अंदर एक प्रोटीन रहता है, इसके अंदर एक प्रोटीन रहता है जिसको आप लोग हिस्टोन प्रोटीन बोलते हो। क्या बोलते हो? हिस्टोन प्रोटीन बोलते हो। ये जो हिस्टोन प्रोटीन है बच्चों, हिस्टोन प्रोटीन जब डीएनए के साथ ऐसे जुड़ा रहता है, हिस्टोन प्लस डीएनए को हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोसोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको? न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम का मतलब क्या होगा? इसका मतलब हो गया हिस्टोन प्लस डीएनए। हिस्टोन प्लस डीएनए को हम क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोसोम बोलेंगे। क्लियर है? अब देखो ये जो क्रोमोसोम है बच्चों, ये जो डीएनए, सॉरी क्रोमोसोम बोल रहा हूँ, ये जो डीएनए है और बहुत जोर से ऐसे कॉयल 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 होके रहता है। जब ये कॉयल हो जाता है, इतना कंडेंस हो जाता है, ठीक है, तो कैसा है? इसके अंदर प्रोटीन भी है, ये हिस्टोन प्रोटीन। तो ये स्ट्रक्चर को, ये जो कॉयल स्ट्रक्चर है, ये दिखता कहते हैं कैसे है? बीड्स ऑन स्ट्रिंग। एक स्ट्रिंग है, उसके ऊपर बीड्स पड़ा हुआ है। इस बीडा स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं क्रोमाटिन। क्या बोलेंगे बच्चों? क्रोमाटिन। ठीक है, क्रोमाटिन है। ओके, अब देखो ये जो क्रोमाटिन है ये और भी कंडेंस होता है, और भी कॉयल होता है, और भी ऐसे कॉयल होता है, इस तरह से कॉयल होता रहता है, ऐसे 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 कॉइल्ड होता रहता है। तो ये क्या है बच्चों? ये आपका है, बन गया है आपका क्रोमोजोम। इसको हम क्या बोलेंगे? क्रोमोजोम। ठीक है, तो आपको ये समझ में आना चाहिए, क्रोमाटिन जब ना बहुत जोर से कॉयल होता है, ऐसे कॉइल्ड होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? क्रोमोजोम बोलते हैं। ओके, अब देखो फाइनली हमको एस फेज में हमें क्या मिला है? हम यहाँ पे सीखे हैं कि ये आपका क्रोमोजोम है। ये कितना क्रोमोजोम है? ये 1 क्रोमोजोम है। 1 क्रोमोजोम है। यहाँ पे इसके बीच में देखो एक कंस्ट्रिक्शन है जिसको हम प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन बोलते हैं। क्या है ये? प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन है। इस प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन को बच्चों हम सेंट्रोमियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? सेंट्रोमियर। ओके, अब हमने पढ़ा है एस फेज में क्या होता है? डीएनए डबल होता है, मतलब डीएनए रेप्लिकेशन होता है। बट क्या पढ़े हैं? क्रोमोजोम नंबर क्या होता है? सेम रहता है, मतलब 2n का 2n ही रहता है। ओके, देखो तो इसके अंदर मान लो डीएनए है, क्रोमोजोम के अंदर क्या होता है? डीएनए होता है। ठीक है, तो हमने अभी क्या पढ़ा है? एस फेज में डीएनए डबल होता है, तो ये डीएनए क्या होगा? ऐसे डबल होगा। मान लो ये डबल हो रहा है, ठीक है, डबल होगा और यहाँ पे और एक क्रोमाटिड बना देगा। ठीक है, तो ये दोनों क्रोमाटिड को हम सिस्टर क्रोमाटिड बोलेंगे। ठीक है, दोनों को हम क्या बोलेंगे? सिस्टर क्रोमाटिड। दोनों क्या है? बहन बहन है। तो ये बच्चों एक ही क्रोमोजोम है, अभी भी क्या है? एक ही क्रोमोजोम। सर बोलोगे अब बच्चे बोलेंगे कि सर ये भी एक क्रोमोजोम था
और ये भी बोल रहे हो कि ये भी एक क्रोमोजोम है, ठीक है, ऐसे कैसे, ठीक है बच्चों। देखो यहाँ पे मैं पहले से ही बता चुका हूँ आपको, क्रोमोजोम नंबर सेम रहेगा, 2n का 2n रहेगा। हालांकि अमाउंट ऑफ नंबर विल अमाउंट ऑफ डीएनए विल बी इंक्रीज, बट नंबर ऑफ क्रोमोजोम विल बी रिमेन सेम। तो आप बोलोगे ये 1 क्रोमोजोम है और ये भी 1 क्रोमोजोम है, ऐसे कैसे काउंट करेंगे। तो देखो बच्चों, हमारे हर एक क्रोमोजोम में, कोई भी क्रोमोजोम हो, हर एक क्रोमोजोम में एक कंस्ट्रिक्शन होता है जिसको हम प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन बोलते हैं। तो जितना प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन होगा, नंबर ऑफ क्रोमोजोम विल बी दैट। ओके, मान लो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नंबर ऑफ सेंट्रोमियर, और यू कैन से प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन, नंबर ऑफ सेंट्रोमियर इक्वल टू नंबर ऑफ क्रोमोजोम। जितना सेंट्रोमियर का नंबर, उतना नंबर है क्रोमोजोम का। तो यहाँ पे अगर देखोगे, यहाँ पे भी एक सेंट्रोमियर है, यहाँ पे भी एक सेंट्रोमियर है, तो दोनों में एक सेंट्रोमियर है, तो नंबर ऑफ सेंट्रोमियर इक्वल टू नंबर ऑफ क्रोमोजोम। तो ये भी एक क्रोमोजोम है, ये भी एक क्रोमोजोम है। तो बात ये है बच्चों, एस फेज में ध्यान रखना, डीएनए का अमाउंट डबल होगा, बट क्रोमोजोम का नंबर सेम रहेगा हमेशा। क्लियर है? ओके, अब देखो और कुछ चीजें मैं बताता हूं यहां पे, ठीक है। लिसन, मान लो मैं बताता हूं यहां पे अमाउंट ऑफ डीएनए, अमाउंट ऑफ डीएनए, ठीक है, और नंबर ऑफ क्रोमोजोम, नंबर ऑफ क्रोमोजोम इन ए डिप्लॉयड सेल, ठीक है, डिप्लॉयड सेल। तो मान लो G1 फेज में, मान लो G1 फेज में नंबर अमाउंट ऑफ डीएनए है 2C, नंबर ऑफ क्रोमोजोम क्या है, मान लो 2n, ठीक है। तो मुझे बताओ G2 फेज में अमाउंट ऑफ डीएनए क्या होगा। 5 सेकंड का पॉज और आप बताओ अमाउंट ऑफ डीएनए क्या होगा G2 फेज में, और अमाउंट ऑफ नंबर ऑफ क्रोमोजोम क्या होगा G2 फेज पे। 5 सेकंड पॉज लेकर बताओ जल्दी, अभी तक कमेंट आ जाना चाहिए। 1 2 3 4 5। ओके, अमाउंट ऑफ डीएनए विल बी डबल, एस फेज यहाँ पे बीच में आता है, G1 के बाद क्या आता है, एस आता है, एस के बाद क्या आता है, G2। तो एस फेज में क्या हो गया होगा, डीएनए आपका डबल हो गया होगा, डीएनए आपका डबल हो गया होगा। तो यहाँ पे जब G2 फेज में पहुंचेगा, अमाउंट ऑफ डीएनए विल बी 4C, है ना, 2C इंटू डबल, मतलब 2C का डबल क्या है 4C। तो नंबर ऑफ क्रोमोजोम ऑफ ए डिप्लॉयड सेल क्या होगा G2 में, 2n का 2n ही रहेगा। क्यों बच्चों? क्योंकि नंबर ऑफ क्रोमोजोम नेवर नेवर चेंज नहीं होगा, डबल नहीं होगा। क्लियर है ये बातें? ओके, समझ में आ गया? ओके, देखो एस फेज का और एक बात बताता हूं, आप लोग यहाँ पे समझे कि डीएनए आपका डबल होता है बट क्रोमोजोम नंबर सेम रहता है। ओके, वन मोर चीज यहाँ पे होता है, एक स्ट्रक्चर बोलते हैं सेंट्रियोल करके, एक स्ट्रक्चर है सेंट्रियोल। सेंट्रियोल कुछ इस तरह से दिखता है, ठीक है, ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये सेंट्रियोल भी आपका डुप्लीकेट्स होता है, सेंट्रियोल डुप्लीकेट्स इन एस फेज। ओके, और जो ये डुप्लीकेट हो रहा है, क्यों डुप्लीकेट हो रहा है, ये एम फेज में जरूरत होता है, दिस इज रिक्वायर्ड इन एम फेज। ओके, एम फेज में ये रिक्वायर्ड होता है, राइट। सेंट्रियोल बच्चों एक इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ सेंट्रियोल के बारे में, सेंट्रियोल आपका प्लांट सेल में नहीं होता है, प्लांट सेल, इन प्लांट सेल एब्सेंट होता है आपका सेंट्रियोल, ठीक है। क्लियर? आगे चले, यहां पे आपका एस फेज कंप्लीट हुआ, ठीक है। अब आते हैं बच्चों G2 फेज में। व्हाट इज G2 फेज? क्या है G2 फेज का मतलब? इट इज द एंड ऑफ एस फेज एंड द स्टार्टिंग ऑफ एम फेज, है ना। एस फेज खत्म हुआ, एम फेज स्टार्ट हुआ, है ना। देखो G2 फेज क्या है, एस फेज एंड एम फेज के बीच में है। सो इट इज द स्टार्टिंग एंड ऑफ द एस फेज एंड स्टार्टिंग ऑफ द फेज प्री माइटोसिस, ठीक है। ओके, अब बच्चों हम लोग G2 फेज के बारे में डिटेल बात करेंगे। यहाँ पे G2 फेज होता क्या है, राइट। G2 फेज बच्चों मैं यहाँ पे बता दूं, इट इज द इंटरवल बिटवीन
एस एंड एम फेज, एस फेज एंड एम फेज के बीच का फेज है ये। यहाँ पे बच्चों एक इम्पोर्टेंट प्रोटीन सिंथेसाइज होता है जो आपको याद रखना होगा, दैट प्रोटीन इज नोन एज ट्यूबुलिन प्रोटीन। यहाँ पे ट्यूबुलिन प्रोटीन सिंथेसाइज होता है। क्या जरूरत है ट्यूबुलिन प्रोटीन का काम मैं आपका माइटोसिस एंड मियोसिस में आपको पता चलेगा, ठीक है। यहाँ पे बच्चों और कुछ ऑर्गेनेल्स का जो डुप्लीकेशन होता है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड गोल्गी बॉडी आपका डुप्लीकेट होते हैं। सारा का सारा क्या हो गया, ये सारा आपका यहाँ पे डुप्लीकेट होंगे G2 फेज में, राइट। ओके, यहाँ पे बच्चों डीएनए सिंथेसिस जो है, डीएनए रेप्लिकेशन जो है स्टॉप हो जाता है, डीएनए रेप्लिकेशन आपका स्टॉप हो जाएगा, राइट। यहाँ पे और क्या चीज़ होगा, आरएनए भी सिंथेसाइज होगा एंड प्रोटीन्स वगैरह भी और भी चीज़ें सिंथेसाइज होगा, राइट। सिंपल सिंपल सा बातें बता रहा हूँ, ठीक। ओके, अगर मैं एक इंपॉर्टेंट बात है, अगर मैं एनिमल सेल का बात करूँ, इन एनिमल सेल, ओके, अगर एनिमल सेल का बात करूँ तो यहाँ पे सिर्फ डिप्लॉयड सेल में ही आपका माइटोसिस दिखेगा। माइटोटिक डिवीजन सीन ओनली इन ए डिप्लॉयड सेल। इंपॉर्टेंट बात है बच्चों। अगर मैं प्लांट सेल बोलूं, अगर इन प्लांट सेल बोलूं तो प्लांट सेल में बच्चों याद रखना माइटोटिक जो डिवीजन हो रहा है वो दोनों हैप्लॉइड एंड डिप्लॉयड सेल में दिखते हैं। माइटोटिक डिवीजन सीन इन बोथ हैप्लॉइड एंड डिप्लॉयड सेल। बस इतना बात याद रख दोगे G2 के बारे में, आपका काफी हो जाएगा, ठीक है। चलो ओके, देखो बच्चों, एडल्ट सेल में, एडल्ट एनिमल सेल में कुछ कुछ सेल होते हैं जो कि डिवाइड नहीं करते हैं, कुछ कुछ सेल होते हैं जो कि डिवाइड नहीं करते, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल है हार्ट सेल। हार्ट सेल किस चीज से बना था, मसल सेल से बना होता है। और मैं एग्जांपल दूं नर्व सेल। मतलब इसका क्या मतलब है बच्चों, बचपन में एक हार्ट में जितना सेल था अभी भी एडल्ट में उतना ही हार्ट में सेल्स होगा। तो अगर बोलोगे अभी कि बचपन में जब छोटे थे तो हार्ट का साइज इतना था, ठीक है, अभी भी साइज कितना है, इतना बड़ा हो गया है, ठीक है। बचपन में हार्ट का सेल जो साइज था छोटा था, बट अभी बड़ा हो गया है तो साइज बड़ा हो गया है। तो कैसे, यहाँ पे बच्चों हार्ट सेल एंड नर्व सेल का नंबर कभी नहीं बढ़ता है, याद रखना। नंबर कब बढ़ता है, जब डिवीजन होता है। नंबर नहीं बढ़ता क्योंकि यहाँ पे डिवीजन नहीं होता, वो इलंगेट होते हैं, उनका साइज बढ़ता है, साइज में बढ़ता है बच्चों, ठीक है। ये देखो हार्ट एक बहुत ही पपिंग हार्ट है, ठीक है, पंप कर रहा है, ठीक है। ओके, व्हाट इज क्विसेंट स्टेज इन साइकिल। ओके, अब देखो लास्ट एंड फाइनल फेज है आपका, दैट इज क्विसेंट स्टेज, और इसको आप G0 फेज भी बोलते हो। क्या बोलते हैं बच्चों, G0 फेज, क्विसेंट फेज। मतलब यहाँ पे बच्चों कुछ सेल होते हैं जो कि डिवाइड नहीं करते हैं। तो मैं अगर यहाँ पे बोलूं द सेल डू नॉट डिवाइड फर्दर आफ्टर G1 फेज, G1 फेज के बाद कुछ सेल होते हैं और आगे नहीं बढ़ते हैं, डिवाइड नहीं होते हैं, उस तरह का सेल आपका एक अदर टाइप का एक स्टेज में एंटर करते हैं, जिसको हम क्विसेंट स्टेज और G0 स्टेज बोलते हैं, जो कि एक्चुअली एक इनएक्टिव स्टेज है। वहाँ पे आपका सेल इनएक्टिव होकर प्रेजेंट रहता है। और एक बार बोलूँगा इस फेज को, जो सेल G1 के बाद डिवाइड होने के लिए नहीं जाता है और कभी भी डिवाइड नहीं होता है, उस तरह का सेल आपका एंटर करते हैं G1 फेज में। अब देखो कभी नहीं होते का क्या मतलब है, देखो कभी कभी क्या होता है बच्चों, हमारा जो सेल्स वगैरह होते हैं ना, कुछ देर के लिए रह जाते हैं, कुछ देर के लिए स्टॉप रहते हैं, जैसे कि किडनी सेल, जैसे कि लिवर सेल, ये हमेशा डिवाइड नहीं करते हैं बच्चों, हमेशा ये डिवाइड नहीं करते हैं। जब ज़रूरत होता है तब ये डिवाइड करते हैं। मान लो किडनी में कुछ फेलियर हो गया, कुछ सेल डिस्ट्रॉय हो गया, तब जाकर सेल डिवीजन होगा, नहीं तो नॉर्मली वहाँ पे किडनी का डिवीजन नहीं होता है, किडनी का जो सेल है वो डिवाइड नहीं होता। अगर किडनी का सेल अगर कंटिन्यूसली डिवाइड होगा बच्चों, सोचो किडनी का साइज बड़ा नहीं हो जाएगा, समझ में आ रहा है, जितना अगर सेल डिवीजन होता रहेगा।
तो कहाँ पे रखेंगे भाई किडनी को? लीवर का साइज बड़ा नहीं हो जाएगा? कहाँ पे रखेंगे? तो उनका जो सेल है कंटिन्यूसली डिवाइड नहीं होता है, जब जरूरत होता है तब वो लोग क्या करते हैं, डिवीजन करते हैं। तो उस तरह के सेल, मसल सेल हो गया, हार्ट सेल हो गया, नर्व सेल हो गया, लीवर सेल हो गया, किडनी सेल हो गया, ये सब क्या करते हैं, G0 फेज में रहते हैं बच्चों। जब जरूरत होता है वो डिवाइड करते हैं। क्लियर है? इसको हम क्विसेंट फेज बोल सकते हैं और G0 फेज बोल सकते हैं, या इनएक्टिव स्टेज भी बोल सकते हो। देखो बट इंपॉर्टेंट बात है, सेल जो आपका यहाँ पे डिवाइड तो नहीं हो रहे हैं, बट मेटाबॉलिकली तो एक्टिव रहेंगे बच्चों। यहाँ पे रिएक्शन वगैरह सब कुछ चल रहा होगा। देखो आपका हार्ट डिवाइड नहीं करता, लेकिन यहाँ पे पंपिंग तो हो रहा है ना, ब्लड यहाँ इसके अंदर आ रहा है, ब्लड यहाँ से जा रहा है, आयन का एक्सचेंज हो रहा है, तो ये मेटाबॉलिकली एक्टिव है ना? समझ में आ गया? ओके। देखो यहाँ पे सेल प्रोलिफरेट्स अनलेस कॉल्ड ऑन टू डू सो डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे सेल ग्रोथ हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, दैट इज डिपेंड अपॉन द रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म क्या रिक्वायर कर रहा है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया है G0 फेज। ओके, देखो मैं बता देता हूँ और एक बार मैं रिवाइज कर दे रहा हूँ सारे चीज़ों को। ये आपका है सेल साइकिल। सेल साइकिल का ये फेज है आपका M फेज, जो टाइम लेता है 5% ओनली। और ये आपका है इंटरफेज, जो लेता है आपका 95% ऑफ टाइम। इनमें आपका इंटरफेज 3 फेज में डिवाइडेड है, G1, S एंड G2। सॉरी ये G2 होगा, एक मिनट। ये आपका G2 है, ठीक है। और G1 के पास ही आपका G0 फेज होता है। क्लियर? चलो आगे चलें। ओके, लिसन बच्चों, मैनी अदर सेल डिवाइड ओनली occasionally as needed to replace cell that are injured or dead। देखो हमने कुछ बात किया कि कुछ सेल आपका कभी डिवाइड नहीं होते हैं, जैसे कि हार्ट सेल एंड मसल सेल डिवाइड नहीं होते हैं, या नर्व सेल आपका डिवाइड नहीं होते हैं। लेकिन कुछ सेल होते हैं जो कि ऑकेजनली डिवाइड होते हैं, जैसे कि भी अगर कोई इंजर्ड हो गया, हमारा स्किन, मतलब स्किन तो हालांकि हमेशा मतलब डिवीजन होता रहता है, लेकिन हमारा लीवर हो गया, किडनी हो गया, कभी कभी वहाँ पे अगर सेल का इंजुरी हुआ या सेल डेड हो गया, तो वहाँ पे उसी सेल डेड सेल को या इंजर्ड सेल को रिप्लेस करने के लिए वहाँ पे ऑकेजनली सेल डिवीजन होता रहता है। अगर एनिमल का बात करें, देखो ये बहुत ही खतरनाक जानवर है जो दौड़ रहा है, तो दौड़ते दौड़ते उसके अगर कोई इंजरी हो गया, ठीक है, तो वहाँ पे आपका सेल डिवीजन होता है, ठीक है। तो एनिमल सेल में माइटोटिक सेल डिवीजन दिखता है ओनली इन डिप्लॉयड और यू कैन से सोमेटिक सेल में। अगर प्लांट की बात करें तो प्लांट में सिर्फ कहाँ पे डिवीजन होता है, दोनों के दोनों हाप्लॉयड एंड डिप्लॉयड सेल में दिखते हैं। क्लियर है? इतना बातें समझ में आ रहा है बच्चों? ओके। अब बच्चों और कुछ चीज़ें मैं बताता हूँ आप लोगों को। यहाँ पे हम देखेंगे रेगुलेशन ऑफ सेल साइकिल। रेगुलेशन ऑफ सेल साइकिल बच्चों बहुत सारे मतलब यूट्यूब वीडियो देख लो या बुक में देख लो, नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ से कभी कभी क्वेश्चन आता है जो मैं अभी बताऊंगा आप लोगों को। रेगुलेशन ऑफ सेल साइकिल। देखो बच्चों, सेल डिवाइड होगा या नहीं होगा वो डिसीजन होता है आपका G1 फेज में। क्यों? अगर G1 फेज में अगर डिसाइड हुआ कि सेल डिवीजन होगा तो G1 से S फेज में आएगा सेल। अगर डिवीजन नहीं होगा बोला जाएगा तो दैट सेल विल अंडरगो इनटू द G0 फेज, राइट। तो मैं बता दूं यहाँ पे, डिसीजन ऑफ ए सेल टू डिवाइड अकर्स, कहाँ पे होता है, अकर्स इन G1 फेज। G1 फेज में होगा। दूसरा बात, ओके, अगर मान लो कोई सेल नहीं चाहता है कि वो डिवाइड हो तो कहाँ जाएगा, G0 फेज में जाएगा, ठीक है। इफ ए सेल डजंट वांट टू डिवाइड तो कहाँ जाएगा, इट विल एंटर्स इनटू G0 फेज। G0 फेज में एंटर कर जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे जरूरत हो, अगर कंडीशन चेंज हुआ, अगर G0 फेज में जो सेल है अगर वो
चाहे डिवाइड करने तो फिर से वो एंटर करेगा G1 फेज में। तो यहाँ पे एक बात लिख देता हूँ, व्हेन कंडीशन चेंज होगा, व्हेन कंडीशन चेंज सेल कैन एंटर बैक टू G1 फेज, जब जरूरत होगा, ठीक है, G1 फेज में चला जाएगा। ओके, अब देखो बच्चों, G1 से जब कोई सेल S में जाता है, मतलब G1 टू S ट्रांजिशन जब होता है कोई सेल का, तो वहाँ पे कुछ कुछ चेक होता है, रेस्ट्रिक्शन होता है। रेस्ट्रिक्शन मतलब G1 टू S आ रहा है, तो वहाँ पे S फेज से जाने से पहले कुछ चेक पॉइंट्स होंगे। चेक पॉइंट्स जैसे कि टोल गेट वगैरह होते हैं, ठीक है। तो G1 में जो सेल था उसको चेक किया जाएगा, क्या ये G1 सही से रेप्लिकेट किया है, मतलब सही से ग्रो किया है, सही से प्रोटीन को सिंथेसाइज किया है, क्या पूरा ये फुल्ली प्रिपेयर है एस फेज में जाने के लिए। इसको हम बोलेंगे, इस तरह का चीज़ें को बोलेंगे हम रेस्ट्रिक्शन पॉइंट। क्या बोलेंगे इसको? रेस्ट्रिक्शन पॉइंट्स होते हैं जो कि चेक करते हैं, जो कि चेक करेगा क्या सेल सही से ग्रो किया है कि नहीं, क्या ये रियली अब एलिजिबल है एस फेज में जाने के लिए। तो इसको बोलेंगे रेस्ट्रिक्शन पॉइंट्स, और यू कैन से चेक पॉइंट्स। तो आपको ना ये चेक पॉइंट्स वगैरह का नाम याद रखना है, ठीक है। क्या करना है आपको? चेक पॉइंट्स का नाम याद रखना है। यहाँ पे जो चेक पॉइंट्स है ये एक्चुअली एक मेजर चेक पॉइंट है, बहुत ही बड़ा चेक पॉइंट्स है, ठीक है, मेजर चेक पॉइंट है ये। यहाँ पे जो चेक पॉइंट होता है उस चेक पॉइंट का नाम है बच्चों क्या बोलते हैं उसका, G साइक्लिन, G1 साइक्लिन प्लस CDC2 काइनेज, ठीक है। जब आगे पढ़ोगे, बहुत मतलब मास्टर करोगे, तो वहाँ पे आप लोग ये सब पढ़ोगे या ग्रेजुएशन में पढ़ोगे। तो G1 टू S ट्रांजिशन में जो रेस्ट्रिक्शन पॉइंट होता है उसका नाम है G1 साइक्लिन CDC2 काइनेज। ओके, अब देखेंगे S2 जब आपका G2 में जाता है, सॉरी G2 टू S फेज में एक ट्रांजिशन होता है, और यहाँ पे जो आपका रेस्ट्रिक्शन पॉइंट होता है, यहाँ पे एक माइनर चेक पॉइंट होता है, माइनर चेक पॉइंट होता है। इस माइनर चेक पॉइंट का नाम है बच्चों MPF। क्या है? MPF। इसको बोलते हैं मैचुरेशन प्रोमोटिंग फैक्टर, मैचुरेशन प्रोमोटिंग फैक्टर, जो कि आपका डिवीजन में हेल्प कराता है। सॉरी, G2 टू S नहीं बच्चों, ये आपका G2 टू M। ओके, प्रोमोटिंग फैक्टर बोला जाएगा इसको। और ये MPF कहाँ से बनता है? फॉर्म्ड बाय, कौन बनाता है? फॉर्म्ड बाय साइक्लिन प्लस CDC, यहाँ पे लिखोगे माइटोटिक साइक्लिन प्लस CDC2 काइनेज। ओके बच्चों, इतना बातें आप लोगों को याद करना है, आप लोग को इतना बातें याद करना है, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों आज का क्लास जो पढ़ रहे हैं हम, फेजेस ऑफ सेल साइकिल। इतना फेजेस होता है इंटरफेजेस में। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एम फेज, ठीक है। एम फेज में आपका माइटोसिस एंड मियोसिस होगा, वहाँ पे पढ़ेंगे। ओके, तो ये क्लास खत्म करने से पहले मैं चाहूँगा कि कुछ क्वेश्चंस कर लो। पहला क्वेश्चन है, ईच सेल्स कैन प्रोग्रेस थ्रू द सेल साइकिल इन अबाउट, कितना टाइम लगता है एक इस सेल को डिवाइड करने के लिए। इस क्वेश्चन का आंसर करो, 5 सेकंड दे रहा हूँ, 1 2 3 4 एंड 5। देखो, इस सेल को डिवाइड करने के लिए 90 मिनट लगता है, 90 मिनट मतलब 1.5 आवर, तो आंसर विल बी 4। ओके, सेकंड क्वेश्चन, DNA सिंथेसिस अकर्स ओनली ड्यूरिंग, कब DNA सिंथेसिस होता है? M फेज, G1 फेज, G2 फेज, S फेज। 5 सेकंड दिया जा रहा है, 1 2 3 4 एंड 5। देखते हैं आंसर। या ऑब्वियस सी बात है S फेज, राइट। नंबर 3, ह्यूमन सेल डिवाइड्स वंस इन, कितने टाइम में ह्यूमन सेल एक बार डिवाइड होता है? इसका भी आपको दिया जाएगा टाइम, 5 सेकेंड, 1 2 3 4 एंड 5। आई होप आप लोग कमेंट कर दिए होंगे। आंसर है आपका 24 आवर्स, राइट। अब आते हैं चौथा, द परसेंटेज ऑफ इंटरफेज इन द टोटल ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल। सेल साइकिल में इंटरफेज का कितना परसेंटेज टाइम में होता है? 10%, 50%, 95%, 100%। इसका भी 5 सेकंड दिया जाएगा, 1 2 3 4 एंड 5। आंसर है आपका 95%,
ठीक है, अगला क्वेश्चन, इंटरफेज इज ऑल्सो कॉल्ड, इंटरफेज को हम और क्या फेज से जाने जाते हैं? सिंथेटिक फेज, रेस्टिंग फेज, फेज ऑफ अपेरेंट डिवीजन, नॉन ऑफ दिस। 5 सेकंड दिया जा रहा है, 1 2 3 4 5, आंसर हो जाना चाहिए। रेस्टिंग फेज भी बोला जाता है, ठीक है। सो आज के लिए बच्चों इतना ही क्लास। थैंक यू सो मच गाइज, लव यू ऑल। पढ़ो, बढ़ो, एंजॉय करो। बाय बाय।